स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हमारी कोशिश रहती है कि हमारे शरीर में तमाम जो अंग हैं जिनसे मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है, हमारा पूरा शरीर गतिमान रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर अंग के बारे में आपको बताते चले और उससे संबंधित समस्याओं का भी जिक्र करें, उसके समाधान का भी आपको हम सारी बातें बताते चले। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे शरीर में 2 किडनी है, जिसे हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जब हम बहुत ही जीवन की आपाधापी में बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं अपने शरीर पर, और हमारा खान पान में भी बदलाव आया है, जीवन शैली बदल गई है, ऐसे में जो किडनी रोग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और किडनी के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारी जो किडनी है वो उनका क्या काम है, कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे शरीर के लिए, हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या हम सावधानी बरतते हैं या और क्या क्या कारण है जिनके चलते किडनी से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो होगी कि इसके इलाज के लिए हम क्या क्या कुछ करते हैं और क्या आधुनिक सुविधाएं भी इसमें ऐड हुई हैं, ये भी हम आपको आज जरूर बताएंगे। आपको बता दें, आज स्टूडियो में स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और इस वक्त पारस हॉस्पिटल रांची में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, किडनी जो है हमारे शरीर में 2 किडनी है, ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को शायद ही पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण काम है किडनी का और क्या क्या काम है। तो हम शुरुआत अगर इसी से करें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई क्या इसकी महत्ता है हमारे शरीर में। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। इसको हम लोग वाइटल ऑर्गन बोलते हैं कि इसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है जी। और इसका जो मुख्य काम है वो तो ये है कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, और वो गंदगी जो होता है वो टॉक्सिन्स होता है एक तरीके से बॉडी का। तो टॉक्सिन्स को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो इसका दुष्परिणाम हर अंग पर पड़ता है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लीवर हो, कहीं भी हर जगह दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे मुख्य कारण हुआ कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में यूरिया और क्रिएटिनिन बोलते हैं। जी। और इसके अलावे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे मिडिल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे चीज शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है किडनी का, वो जैसे हम लोग रोज नमक खाते हैं, पानी पीते हैं, तो जितना पानी या नमक या कोई भी चीज, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, शरीर को जितना चीज का जरूरत रहता है शरीर उतना ही चीज को अपने अंदर रखता है। और बाद बाकी 90% जो हम लोग इंटेक करते हैं वो सारा चीज किडनी अपने तरीके से उसको छान कर ब्लड से और शरीर से बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ किडनी, यानी शरीर को जितना भी सॉल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस की जरूरत है उतना ही रखना, या दूसरे शब्द में हम लोग कहें तो इसको रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, एक लेवल के अंदर ही रखता है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम का बात अगर हम लोग करें तो 3.5 से 5.5 के बीच में पोटेशियम रहना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर पोटेशियम 5.5 से ज्यादा होता है या 3.5 से कम होता है तो दोनों कंडीशन में इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पर आता है और हार्ट बंद भी हो सकता है। अच्छा। इतना महत्वपूर्ण है। और ये इसको रेगुलेट करने का सारा काम जो है किडनी करता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है किडनी का वो ये है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितना भी किडनी का पेशेंट है सबका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, नियंत्रित नहीं रहता है। और ये सिर्फ किडनी के कारण से ही होता है। वो चूंकि शरीर से ऐसे चीजों को बाहर नहीं निकाल पाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, तो उसके कारण से ये ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। और एक लास्ट जो हम बताना चाहेंगे उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द किडनी। अच्छा। हाँ, जिसमें कि एक तरीके का हार्मोन किडनी से निकलता है। वो हार्मोन बोन मैरो में जाता है और वहां से ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। अच्छा। तो हम लोग जो बोलते हैं लोगों को कि इसका हीमोग्लोबिन कितना है, एनीमिया है कि नहीं है, तो इसका रेगुलेशन जो है वो भी किडनी से होता है। अच्छा।
और इसीलिए आप देखते हो कि किडनी में जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं, हर मरीज का हीमोग्लोबिन कम रहता है। और इसको नियंत्रित रखने के लिए हम लोग उस हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं शरीर में सप्ताह में 1 बार या 2 बार, जो कि किडनी उस हार्मोन को बनाता है। तो जिसका किडनी खराब हो जाता है तो ये हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए हम लोगों को बाहर से वो हार्मोन देना पड़ता है जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन नियंत्रित रहे। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि विटामिन डी बनता तो है स्किन में, बट जब तक वो किडनी में जाके एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो कैल्शियम एक्टिव नहीं होगा। अच्छा। और एक्टिव नहीं होगा तो बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो नियंत्रित नहीं होगा। जी। यानी किडनी के पेशेंट का अगर हम लोग सही से देखें तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, एक्टिव विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण से कि बोन जो है कमजोर होते जाता है लोगों का। इसीलिए हम लोग एक दवाई देते हैं हर किडनी के पेशेंट को, जो कि बोन के स्ट्रेंथ को कायम रखता है। तो ये इतना सारा महत्वपूर्ण मतलब ये तो मतलब लग रहा है जैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करने में इंटरनली चाहे मतलब एक्सटर्नली किडनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने किडनी को बिल्कुल ठीक रखें। आपने अभी जिक्र किया किडनी खराब हो जाता है, तो किडनी में कुछ भी खराबी जब आने की शुरुआत होती है तो ये हम बात बताएंगे लोगों को कि क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआत में। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से किडनी में समस्याएं शुरू होती हैं। जी, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है 70% लोगों में जो किडनी खराब होता है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण होता है। इसीलिए अगर इस दोनों बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकें तो 70% किडनी बीमारी का लोड सोसाइटी में कम हो सकता है। अच्छा। हाँ, और आप जैसे जानते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है वो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत कम ही डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, और मैक्सिमम जो होता है हम लोगों का अपने ही द्वारा बिल्कुल आमंत्रित खरीदा हुआ है, एक तरीके से बोला जाए। तो हम लोगों के पास समय नहीं है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, हम लोगों के पास सिर्फ जंक फूड खाने का आदत है। तो इस तरह की बीमारी तो समाज में बढ़ती जाएगी। तो 70% जो कारण होता है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जेनेटिक बीमारी होती है। तो उस चीज को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय फिक्स हो जाता है कि इस एज में जाके इसके किडनी में प्रॉब्लम होने वाला है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होता है जो कि इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन से होता है। बट खुशी की बात यह है कि इम्यूनोलॉजिकल डिजीज का ट्रीटमेंट आज हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, 100 में से एटलीस्ट 70-80% बीमारी क्योरेबल है। अगर अर्ली स्टेज में इस बीमारी को पकड़ा जाए तो उसका हम लोग क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है ड्रग इंड्यूस्ड। अच्छा। जैसे कि हम लोग कमर में कभी दर्द होता है, कहीं भी दर्द हुआ तो हम लोग गए दुकानदार के पास, बोले कि भाई दर्द का गोली दे दो, और हम लोग खा लेते हैं, बट उसके दुष्परिणाम को हम लोग नहीं समझते हैं। जी। और किडनी पर जो है ना इसका पेन किलर का 2 तरह का इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है कि आपने एक गोली खाया और किडनी शट डाउन हो गया, दूसरा गोली खाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी। और इसको बोलते हैं हम लोग एलर्जिक एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो एलर्जी होने के लिए ज्यादा टैबलेट की जरूरत नहीं है। वो तो थोड़े से एलर्जी डेवलप हो जाती है। जी। और दूसरा जो होता है कि अगर आप 3 से 4 साल लगातार पेन किलर अगर खाते रहे तो किडनी प्रॉब्लम होता है। और ये किडनी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बाद में फिर ये रिकवर नहीं होता है। जो एक्यूट हमने बताया है एलर्जिक वाला, वो जो है वो रिकवरी हो सकता है। अच्छा। हाँ, बट ये जो आप 3-4 साल लगातार पेन किलर खा रहे हैं और फिर किडनी खराब हो रहा है तो ये रिकवरी इसमें नहीं होता है। तो ये सारा महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि किडनी खराब होता है हम लोग। बिल्कुल। तो ये जो जेनेटिक है उन पर तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो साइंस है वो इस पर भी काम कर ही रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ इसमें डेवलपमेंट आने की गुंजाइश होगी, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, आप सही उम्मीद कर रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा लेटेस्ट डेवलपमेंट जो जेनेटिक डिजीज का है उसमें काफी रिसर्च चल रहा है। और रिसर्च का परिणाम है कि आज एक जेनेटिक डिजीज जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ADPKD। अच्छा। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अच्छा। या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अच्छा। दोनों किडनी में बहुत सारा सिस्ट बन जाता है। पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी।
तो इसका रिसर्च काफी पहले से, और ये प्रॉब्लम हम लोगों के यहाँ से ज्यादा वेस्टर्न पॉपुलेशन को ये अच्छा। जी, इसलिए वो लोग ज्यादा जोर से, वेस्टर्न पॉपुलेशन वाले ज्यादा रिसर्च इस पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसका परिणाम है कि हमारे पास ऑलरेडी एक दवाई है जो इस क्योर तो नहीं कर सकता है, बट इस डिजीज के प्रोग्रेशन को वो कम कर सकता है। और दूसरा, उसी बीमारी का दूसरा अभी ट्रीटमेंट निकल रहा है, अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट हो सकता है कि 2023 के लास्ट तक में वो दवाई आ जाए और हम लोग यूज करने लगे और इस बीमारी का क्योर संभव हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद तो हमेशा बनी रहती हो, और लगातार इस पर तो शोध चल ही रहे हैं जी। और जो बाकी जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आपने बताया, तो वो तो हम खुद चाहें तो कंट्रोल करके अपनी किडनी को बचा सकते हैं। उसमें भी मैं एक लेटेस्ट चीज आपको बताना चाहूंगा जी। कि डायबिटीज में बहुत सारी दवाइयां निकली है। पहले जितनी दवाई निकलती थी, सबका सिर्फ एक काम होता था कि शुगर को कम करना। बट अभी पिछले 3-4 साल में कुछ दवाइयां ऐसी आई है, नई दवाई, जिसका कि सिर्फ शुगर तो कम करता ही है, बट वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है और वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। और बहुत धड़ल्ले से ये दवाई अभी हम लोगों के यूज में है, कॉमनली यूज हो बिल्कुल। 2 साल पहले ये यूज में इसलिए नहीं था कि एक टैबलेट का कीमत लगभग 80 रुपया हुआ करता था। अच्छा। जी। तो लोग इसको नहीं अफोर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, एक्सपेंसिव हुआ। जी बिल्कुल। बट जिस दिन से वो दवाई का कॉस्ट कम हुआ है, अभी 10-12 रुपया के आसपास टैबलेट का कॉस्ट आ गया है, तो अभी तो कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। और उस दवाई का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इफेक्ट है। अच्छा। हाँ, कि आज से अगर आप लेना शुरू करें तो जो 5 साल 10 साल के बाद जो किडनी खराब होता है, वो उसका नंबर काफी कम हो जाता है, 40-50% तक कम हो जाता है। अच्छा। अगर 100 आदमी को किडनी फेलियर होना है तो सिर्फ 60 को होगा, 40 को नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेडिकल साइंस का। बिल्कुल। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप सरेआम उस दवा का नाम ले ताकि लोग खुद से खाने लगे, क्योंकि ये तो हम बिल्कुल मना करते हैं। हम तो यही बार बार कहते हैं कि पहले डॉक्टर के पास जाए, अपनी जो इलाज है वो कराएं, जांच कराएं, और उसके बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लेना है। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। इसलिए क्योंकि पेशेंट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जी, बिल्कुल। जो दवाई हम यूज कर रहे हैं वो सबके लिए फायदेमंद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और ये हर चीज में है, आप कितना ही अच्छा ले आए। अब मिठाई तो बहुत अच्छी चीज है, मिठाई हर आदमी के लिए अच्छा होगा, किसके लिए क्या सुटेबल है, बट डायबिटिक के लिए वो एकदम बिल्कुल जहर है। उसी तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि वो दवाई हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर ही सेलेक्ट कर सकता है। वो आम आदमी दवा खुद से तो कभी खाना ही नहीं है, चाहे कोई भी बीमारी हो। हम कभी ये सलाह नहीं देते हैं कि खुद से ये दवा ले लें, जाकर दुकान से गए और दवा ले ली, एक नाम पता चल गया तो पूरे परिवार के लोग खाने लगते हैं उसको। इस तरह की हरकत तो बिल्कुल नहीं करनी है। हम बात करेंगे सर, ऐसे भी आपने बहुत ही आधुनिकतम जो भी चीज आया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बताया है, और भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलाज तो सबसे सर्वे सर्वा है। इलाज अगर सही हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन किडनी की जो समस्या शुरू होती है, इसकी आहट कैसे मिलती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमको लगता है हर व्यूअर्स को ये जानना चाहिए कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो सिम्टम लोगों को होता है और लोग घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और जब समय निकल जाता है तब वो पहुंचते हैं स्पेशलिस्ट के पास। अच्छा। तो उस समय फिर कुछ करने के लिए हम लोगों के पास नहीं रहता है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है किडनी बीमारी का, वो है शरीर पर सूजन आना। चाहे आपके फेस पर सूजन आवे, चेहरा पर सूजन आवे, या ग्रेजुअली वो सूजन बढ़ते बढ़ते और पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है। तो सूजन आना जो है सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है किडनी बीमारी का। अच्छा। तो अगर किसी को चेहरे पर या पैर में सूजन आवे तो एक बार किडनी का टेस्ट तो जरूर कराना चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। हार्डली वो 200-300 रुपए का जांच होता है। जिसमें कि एक रूटीन यूरिन होता है, एक ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन होता है, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी का जांच होता है। ये 3 जांच अगर आप कराते हैं तो आप 100% कंफर्म हो सकते हैं कि हमको किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जो स्वेलिंग है वो हमेशा बनी रहती है या फिर स्वेलिंग इनिशियली वो आता है और चला जाता है। अच्छा। बट बाद में वो परसिस्टेंट हो जाता है। अच्छा। और इसीलिए जब स्वेलिंग एक बार आवे तो किडनी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल। स्वेलिंग बहुत कारणों से आ सकता है, बट किडनी बीमारी में खासियत क्या है कि आदमी को सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग होता है। अच्छा। इसके अलावा और कोई दूसरा तकलीफ नहीं होता है। जैसे हार्ट के कारण अगर स्वेलिंग आएगा तो उसको सांस का भी तकलीफ होगा, उसको पैल्पिटेशन होगा। बिल्कुल। लीवर के कारण अगर स्वेलिंग आएगा तो उसका पेट फूलेगा। अगर माल न्यूट्रिशन के कारण उसको स्वेलिंग रहेगा
तो वो दिखेगा सामने से कि एकदम दुबला पतला आदमी है। बिल्कुल। तो इस तरह, बट किडनी के प्रॉब्लम में कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम ही और नहीं कोई रहता समस्या है। नहीं है। बिल्कुल। तो लोग उसको इग्नोर भी बहुत जी, आसानी से करते बिल्कुल, हैं। हाँ। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सूजन आता है तो तुरंत उसका जांच कराना चाहिए। इसके अलावे अगर किसी को यूरिन में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे यूरिन कम आता है या यूरिन रात में ज्यादा भी आता है, हाँ। लोग 5 बार 6 बार यूरिन के लिए अच्छा, जगते हैं, अच्छा। वो भी किडनी बीमारी का बहुत लक्षण कॉमनली हम लोग 1 या 2 बार अधिक से मैक्सिमम रात में मैक्सिमम 2 बार। हाँ। उससे ज्यादा अगर होता है तो हम लोगों को कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। या फिर यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में जलन होना, ये जितना भी है, यूरिन में कोई भी चीज का मतलब इन एब्नॉर्मलिटी सिम्टम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसको लापरवाही इसमें बिल्कुल नहीं बरतनी है। मतलब देर नहीं करना है, जितनी हम देर करेंगे उतनी जो समस्या है वो मतलब सुलझने के बदले और मुश्किल बढ़ती जाएगी। तो ये जो इस तरह के लक्षण दिखते हैं सर, तो फिर लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट जांच होती है, फिर इलाज शुरू होता है। तो इलाज में क्या पद्धतियां हैं पहले से और नई क्या आई हैं, कुछ और हमारे लिए कुछ और सुविधाजनक कुछ आई हैं, तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो हमें कारण जानना होता है कि क्या कारण है। जी। तो जैसे अभी डायबिटीज के बारे में हमने बताया कि डायबिटीज के कारण अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो एक ऐसी दवाई आई है जो शुगर भी कंट्रोल करता है और किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो सारे फिजिशियंस और सारे नेफ्रोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सबको इस बात का पता है। आप कहीं भी जाएंगे तो वो दवाई लोग लिखेंगे। नंबर 1। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते थे। तो ब्लड प्रेशर में भी एक स्पेशल तरह का दवाई होता है जिसको देने से किडनी प्रोटेक्टेड रहता है। अच्छा। तो वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है और साथ में किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये 2 चीज हुआ। फिर हम लोग पहले का जो ट्रीटमेंट करते थे वो जैसे नमक कम खाना है, पानी कम पीना है, नेफ्रोटॉक्सिक दवाई नहीं लेना है, वगैरह वगैरह, ये सब कॉमन जो जितना इलाज होता था वो होता है। अभी 2-3 साल पहले एक और नई दवाई आई है जिसको हम लोग NSMRA बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। अच्छा। हाँ, नॉन स्टेरॉयडल मिनरलो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये नाम है पूरा। अच्छा। तो जस्ट हमने बता दिया व्यूअर्स को, याद रखना कोई जरूरी नहीं है। बट ये दवाई भी अभी एक खास वर्ग के पेशेंट को हम लोग यूज करते हैं और उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है। तो बहुत ज्यादा दवाई किडनी का आप देखिएगा कभी निकलता नहीं है। बहुत 10 साल में कोई एक दवाई चली आई। तो ये 2 दवाई अभी जो है, एक जैसे डायबिटीज वाली दवाई, दूसरा किडनी हाइपरटेंशन का दवाई और तीसरा जो ये NSMRA जो हमने कहा, ये 3 तरह का दवाई अभी लेटेस्ट है नेफ्रोलॉजी में, जिससे कि किडनी बीमारी को हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और बीमारी है जो हमने कारण जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया होगा कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होता है। जी। तो उस इम्यूनोलॉजिकल डिजीज में बहुत सारी नई दवाई आई है। अच्छा। जो पहले जो सब बीमारी की, सपोज 100 बीमारी को हमने पेशेंट को ट्रीट किया तो उसमें से आधा मरीज को हम लोग क्योर नहीं कर पाते थे। आज ऐसी दवाई निकल गई है जो कि आज 100 में से हम लोग 80 to 90% लोगों को क्योर करते हैं। मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं लोग। जी। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये सब नई दवाई अभी पिछले 3-4 साल में। बिल्कुल। तो क्या कंडीशन हो जाता है सर, जब आपने जो कहा था एक शब्द अभी तक मुझे रह के ये कर रहा है कि किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब हो जाती है, इसका क्या मतलब है? फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या क्या होता है इसमें? किडनी खराब को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक ऐसा जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं और दूसरा ऐसा जो कि क्योरेबल नहीं है। तो कोई भी किडनी बीमारी अगर वो 30% से कम काम करने लगे, अच्छा, हाँ, और वो ये 3 महीना तक अगर बरकरार रहता है तो फिर वो किडनी रिकवर नहीं करता है। अच्छा। और खास करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जेनेटिक डिजीज, इस सब के कारण जो किडनी में प्रॉब्लम आता है वो इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम लोग CKD बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। और जो कुछ बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए किसी को डायरिया, वॉमिटिंग हुआ या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुआ या सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और किसी को जैसे बर्न की बीमारी होती है या किसी ने दवाई खा लिया कुछ ऐसा नेफ्रोटॉक्सिक दवाई, तो इस सब के कारण जो किडनी फेलियर होता है उसको हम लोग AKI बोलते हैं और ये क्यूरेबल है। अच्छा। इसमें अगर आप डायलिसिस का सपोर्ट पेशेंट को अगर दें 2 से 3 सप्ताह तक तो किडनी वो रिकवर करता है। तो जिसमें कि किडनी रिकवर अगर नहीं करता है
तब हम लोगों को बताना पड़ता है कि आपको या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर रहना पड़ेगा या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। तो एंड स्टेज किडनी डिजीज, दोनों सुन के लोग डर जाते हैं। बिल्कुल डर जाते हैं। अब तो वो डर समाज में बहुत हद तक कम हुआ है। अच्छा। जब हम रांची आए थे तो उस समय डायलिसिस का नाम सुनकर ही लोग रोने लगते थे, बोलते थे कि इसका मतलब हुआ कि खत्म हो गया। बट आज रांची में हम लोगों के बीच कम से कम 20 साल से डायलिसिस पर सरवाइव करने वाले पेशेंट अभी भी मौजूद हैं। अच्छा। जो पिछले 20 साल से वो डायलिसिस पर सरवाइव कर रहे हैं और सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी। हाँ बिल्कुल, एकदम क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। हमारे आपके तरफ वो बैठे रहते हैं दुकान पर और अपना काम करते रहते हैं, जो रोजमर्रा की जो बात काम है वो करते हैं। इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लड़ने की जरूरत क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमली ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर का सलाह नहीं मानते हैं और आपको बोला गया कि नहीं आप डायलिसिस शुरू करा लीजिए और आप वेट कर रहे हैं कि नहीं अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और डायलिसिस हम नहीं शुरू कराएंगे। और सर हम चाहेंगे आपके माध्यम से आप बताएं डायलिसिस में कितने चेंज आ गए हैं और पहले से कितना आसान हो गया है डायलिसिस। बिल्कुल बहुत आसान है। कभी अगर किसी को मन हो तो डायलिसिस देखना चाहिए जाके। आप रिक्वेस्ट कीजिए, किसी यूनिट में जाके देख सकते हैं डायलिसिस। वहां लोग डायलिसिस रूम में अपना बिस्तर पर लेटे रहते हैं या चेयर पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या अपने मनपसंद का बुक पढ़ते रहते हैं और सप्ताह में 2 दिन 4-4 घंटा डायलिसिस कराना होता है। इसके अलावे जितना टाइम है वो आपका है, आप एंजॉय कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। जहां तक दर्द की बात है कि बहुत ही एक विडंबना है कि लोगों में ये एक गलत धारणा है कि बहुत पेनफुल होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें इतना ही पेन होता है जितना कि 2 नीडल हम लोग शरीर में लगाते हैं। तो वो नीडल लगाने में भी आजकल ऐसी दवाई आ गई है कि जिसको हम लोग छिड़क देते हैं पहले और फिर नीडल लगाते हैं, सुन्न कर देते हैं, तो वो पता ही नहीं चलता है कि नीडल लगा है और उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आता। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जब आप डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, डायलिसिस सपोज आज जरूरत है और आप 6 महीना देर करके और फिर सीरियस होते हैं और तब डायलिसिस पर जाते हैं आप, तो फिर आपका लाइफ इनिशियल 6 मंथ के लिए काफी परेशानी भरा रहेगा, क्योंकि वापस बॉडी को उस कंडीशन में लाना क्लिनिशियंस के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन और टाइमली ट्रीटमेंट ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। और ये जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात है उसमें भी सर हम कुछ चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोग जाने। पहले वाला किडनी ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल पहले और अभी की तुलना भी हम जरूर चाहेंगे। 20 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे तब हम खुद बोलते थे कि क्यों हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। इतने कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे कि हम लोग ट्रांसप्लांट करके दिन में घर पहुंचे और पता चला रात के 12 बजे फिर भाग के जा रहे हैं उनको देखने के लिए। कुछ परेशानियां आ गई है। बट आज वो बिल्कुल शरीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कुछ हो जा रहा है। इन्फेक्शन, रिजेक्शन, ये काफी प्रॉब्लम हुआ करते थे। बट आजकल ऐसी दवाइयां आ गई है, रिजेक्शंस का रेट काफी कम हो गया है। अच्छा। इन्फेक्शन से लोग अपने आप को बचाने लगे हैं, क्योंकि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से इम्प्रूव किया है। लोग समझने लगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हुई है और इसके अलावा जो टेक्निक है ट्रांसप्लांट का वो भी इम्प्रूव किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांसमेंट हुआ है वो हुआ है टाइपिंग में, HLA टाइपिंग या लिम्फोसाइट क्रॉस मैच में। ये क्या होता है कि सपोज किसी का किडनी अगर हम लगा रहे हैं किसी में, तो वो किडनी इसमें मैच करेगा कि नहीं, एक्सेप्ट करेगा शरीर की नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और उसको जांचने के लिए पहले जो मेथड था और आज जो मेथड है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आज अगर वो टेस्ट आपको बता देता है कि नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप 95% श्योर है कि ये रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा। ये एक्चुअली एडवांसमेंट ये नई चीज आई है। जी। और अभी और नया एडवांसमेंट इसमें आ रहा है कि 1-2 डोज दवाई का हम लोग देंगे ट्रांसप्लांट के पहले, और प्रोबेबली जो अभी लाइफ लॉन्ग लोगों को दवाई लेना पड़ता है ट्रांसप्लांट के बाद, जो किडनी लगाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको रिजेक्ट नहीं करे, शायद उस दवाई की जरूरत नहीं पड़े। इस पर लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे प्रॉब्लम हम लोग को कहाँ आता है कि डोनर का प्रॉब्लम रहता है। जैसे
कोई भी फैमिली आजकल आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है, वाइफ हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं। जी जी। और जब किसी को जरूरत पड़ती है तो पता चलता है वाइफ हस्बैंड में दोनों में कोई एक डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो उनका किडनी ले नहीं सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उनका किडनी ले नहीं सकते हैं, तो डोनर आएगा कहां से सोसाइटी में। तो अभी हम लोग जीनो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। जीनो ट्रांसप्लांट मतलब होता है कि जैसे मंकी का किडनी या पिग का किडनी लेके और ह्यूमन में उसको बैठाना। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी पिग या मंकी जो भी है उसको पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसके किडनी को मॉडिफाई करते हैं हम लोग, उसको ह्यूमन बॉडी के लायक बनाते हैं और तब उसका किडनी लेके ह्यूमन में, तो फिर वो जो इन्फेक्शन का और रिजेक्शन का खतरा रहता है वो चीज नहीं रहता है। और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और यूएस में तो काफी लोगों का इस पर किया गया है। अच्छा, प्रयोग भी हो गया है। जी, चलिए, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो नई नई तकनीक सामने आ रही है उसके जरिए किडनी के जो रोगी हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। और हम तो यही कहेंगे कि किडनी रोग हो ही नहीं, इसके लिए लोग कोशिश करें। लेकिन सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमें उम्मीद है कि लोग इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो आपने अपना समय दिया, बहुत ही कीमती वक्त दिया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।